अब बात करते हैं उन 12 अनसुलझे सवालों की जो कि मेरे पास कई बार क्वेश्चंस आए कि इसका आंसर क्या है सर, ये मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है न्यू टैक्स रिजीम में या नहीं मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं उन सवालों की। नंबर 1, क्या हमें 87A की रिबेट मिलने वाली है? जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि बिल्कुल मिलेगी। 87A की रिबेट हमें ओल्ड टैक्स स्लैब एंड न्यू टैक्स स्लैब दोनों में ही मिलेगी। और ये कब तक मिलेगी? जब तक कि मेरी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं है और मैक्सिमम मुझे 12,500 का बेनिफिट मिलेगा। यदि 5 लाख रुपए से इनकम 1 रुपए भी ऊपर होती है तो 87A की रिबेट नहीं मिलने वाली। नंबर 2, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है जो कि एम्प्लॉयर ने पे किया है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एनपीएस के कंट्रीब्यूशन होते कितने हैं। 3 टाइप के एनपीएस के कंट्रीब्यूशन होते हैं। नंबर 1, 80 CCD 1 में वो कौन सा होता है? एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया होता है। 80 CCD 2 में वो कौन सा होता है? जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होता है। और एक होता है 80 CCD 1B में जो कि एडिशनल 50,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो हमें 80 CCD 1 एंड 80 CCD 1B तो मिलने नहीं वाले, जैसा कि मैं आपको अभी लिस्ट में दिखा चुका हूँ। बट 80 CCD 2 मिलेगा बिकॉज ये एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होता है और ये हमें ओल्ड टैक्स स्लैब में भी मिलता था एंड न्यू टैक्स स्लैब में भी मिलेगा। अब एज वाइज बेनिफिट क्या आपको न्यू टैक्स स्लैब में मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला, बिकॉज विदाउट एज लिमिट हमें बाय डिफॉल्ट ये देखना है कि आप कौन हो। यदि इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तो आपको न्यू टैक्स स्लैब चुनने की आज़ादी है। तो अब आपको हायर एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला बेस्ड ऑन योर एज। देयरफॉर आप ये भी ध्यान में रखिए कि आपकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए कि आपको न्यू टैक्स स्लैब में जाना है या ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना है। अब क्या ओल्ड टैक्स स्लैब खत्म हो जाएगा? नहीं, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही है कि ओल्ड टैक्स स्लैब भी चलता रहेगा और न्यू टैक्स स्लैब भी चलने वाला है। आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप कोई भी चुन सकते हो, बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? जैसे कि आप एग्जम्पशन नहीं लोगे, डिडक्शन नहीं लोगे। देयर आर सम टाइप्स की कौन सी आपको मिलेंगी, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। फिर ITR आप ड्यू डेट से पहले फाइल करोगे। सेट ऑफ लॉसेस आपको नहीं अलाउड होंगे और आपको ITR फाइल करते समय ये ऑप्शन चुनना पड़ेगा कि आप ओल्ड टैक्स स्लैब में नहीं न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हो, तभी आपको मिलने वाला है ये बेनिफिट। अदरवाइज आप भूल जाइए। यदि आपने ऑप्ट भी कर लिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा और आपको टैक्स न्यू टैक्स स्लैब में नहीं ओल्ड टैक्स स्लैब में भरना पड़ेगा, जो कि हाईयर होगा बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे होंगे। 5वां सवाल कि क्या सेक्शन 10 की सारी एग्जम्पशंस ओवर अब हमें नहीं मिलने वाली? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेगी? जैसे कि लीव ट्रेवल असिस्टेंस, HRA नहीं मिलने वाला आपको, इसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस भी नहीं मिलने वाला जो कि MP MLO को मिलता था। जो उनकी एग्जम्पशंस होती थी वो अब नहीं मिलेगी। फिर जब माइनर चाइल्ड की इनकम आपके हैंड्स में क्लब होती थी तो उसकी भी आपको 1500 रुपये फॉर ईच माइनर चाइल्ड एग्जम्पशन ग्रांट होती थी, वो भी अब आपको नहीं मिलने वाली। फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, इसके लिए जैसे एम्प्लॉयर ने आपको कूपन दे रखे हैं, पेड वाउचर्स, तो वो आप कैंटीन में जाके देते थे एंड उसके बदले आपको फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस मिल जाती थी। बट ओल्ड टैक्स स्लैब में यदि 50 रुपए से ज्यादा का वो मील होता था तब तो वो टैक्सेबल होता था। यदि 50 रुपए से कम का होता था तो वो टैक्सेबल नहीं होता था। बट इन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कंजूसी कर दी और ये बोल दिया कि यदि आप न्यू टैक्स स्लैब ऑप्ट कर रहे हो तो हम वो 50 रुपए की भी छूट आपको नहीं देने वाले। तो यदि आपका पेड कूपन या वाउचर सपोज 50 रुपए से कम का भी है और आपने फूड लिया एम्प्लॉयर की कैंटीन से, तो उस केस में वो रुपए भी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। अब वेरियस टाइप के अलाउंसेस हो गए जैसे हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और भी कई हैं जो कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे। बट क्या ये न्यू टैक्स रिजीम में आपको मिलेंगे? मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 इसको गवर्न करता था और ये सारे ही विड्रॉ कर लिए गए हैं। बट कुछ हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। ये कौन से होते हैं? जो स्पेंड बेसिस पे या फिर एक सर्टेन लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट होते हैं। तो कौन से आपको अभी भी मिलेंगे न्यू टैक्स रिजीम में, ये जानते हैं। नंबर 1, कन्वेंस अलाउंस। यदि आपको सपोज कार की फैसिलिटी दे रखी है एम्प्लॉयर ने कि आप कार से आ जा सकते हो, कार नहीं प्रोवाइड करी है, कार तो आपकी है, बट उसका कन्वेंस होगा वो प्रोवाइड करेगा आपको, तो उसकी एग्जम्पशन स्पेंड बेसिस पे आपको अलाउड होगा। अब ट्रैवल या टूर अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्यों कि लाइक आपका ट्रांसफर हो गया है तो उसकी पैकिंग की कॉस्ट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो गई, या आपका जो एयर के या ट्रेन के खर्चे हैं वो सारे आपको एज अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये भी स्पेंड बेसिस पे
आपकी एग्जम्पशन आपको ग्रांट अभी भी होगी, या कोई ऐसा अलाउंस जो ऑर्डिनरी डेयरी चार्जेस के तौर पे आपको दिया जाता था। क्यों? क्योंकि आप अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से एब्सेंट थे, आपको कहीं और अपॉइंट किया गया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दिया करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अलाउंस दिया जा रहा है, तो वो अलाउंस भी आपका एग्जेम्प्ट होगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। ये तो वैसे ही आपको नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में ब्लाइंड या फिर डीफ एंड डम या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड लोगों को ही ये अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में वो अभी भी कंटिन्यू होगा और 3200 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये दिया जाता है, तो वो आगे भी कंटिन्यू होगा। तो दीज आर ऑल द अलाउंसेस जो इस बॉक्स के अंदर हैं, ये न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको मिलने वाली हैं, बट जो ऊपर लिखी हुई हैं ये सारी आपको नहीं मिलने वाली, तो इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो हाउस प्रॉपर्टी का सपोज हमारा कोई लोन चल रहा है, उसका हम ब्याज पे कर रहे हैं, तो क्या ब्याज की एग्जेम्पशन या डिडक्शन हमको मिलेगी? न्यू टैक्स रिजीम में हमको ये नहीं मिलेगी, बट कौन सी मिलने वाली है? यदि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में तो आपको ये नहीं मिलने वाली, बट इन केस ऑफ अ रेंटेड प्रॉपर्टी आपको ये इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू योर रेंट इनकम। सपोज आपकी 3 लाख रुपए की रेंटेड इनकम है और 4 लाख रुपए का आपका ब्याज आप पे कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए का तो लॉस आ रहा है, तो लॉस का तो कुछ नहीं होने वाला, बट जो टैक्सेबिलिटी है आपकी रेंट की वो बच गई, बिकॉज 3 लाख रुपए तक तो रेंट ने ही कवर कर लिया। 7, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें हाउस प्रॉपर्टी में मिलती है, क्या वो मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन इन न्यू टैक्स रिजीम। लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विल बी अलाउड, क्या ये हमको मिलेगा? नहीं मिलने वाला। यदि आपकी रेंटेड इनकम आ रही है तो भी नहीं मिलेगा, चाहे आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मिलना ही नहीं है, बिकॉज वो मैं पहले ही ऊपर कवर कर चुका हूँ। तो रेंटेड इनकम के केस में भी जितनी आपकी रेंटल इनकम है वहाँ तक तो इंटरेस्ट कवर हो जाएगा, उसके बाद भी यदि लॉस आ रहा है, निगेटिव आ रहा है बिकॉज इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो उसके केस में किसी अदर हेड की इनकम से एडजस्ट करके उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ सोचने वाली बात है कि जितना भी हमारा लॉस आएगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, वो हम किसी अदर हेड की इनकम से लाइक सैलरी से या अदर सोर्सेज से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक बहुत ट्रेंडिंग इशू है कि यदि कोई एम्प्लॉय है, उसने अपना डिक्लेरेशन फाइल कर दिया एम्प्लॉयर के पास कि वो न्यू टैक्स स्लैब चुनना चाहता है या ओल्ड टैक्स स्लैब चुनना चाहता है, बिकॉज टीडीएस तो उसका अभी कटना है, इनकम टैक्स रिटर्न तो वो अगले साल भरेगा, तो चॉइस तो उसको अभी लेनी है ना कि वो ओल्ड टैक्स स्लैब चुनना चाहता है या न्यू टैक्स स्लैब। तो इस केस में क्या वो यदि आज डिक्लेरेशन फाइल कर देता है तो बाद में क्या उसको चेंज कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज आज की डेट में जो सेक्शन है वो ये बोलता है कि आपको ये ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न चुनना है, बट एम्प्लॉयर भी क्या करे, उसे तो टीडीएस डिडक्ट करना है, जो आप आज चुन के बताओगे उस हिसाब से वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, नहीं तो कल को गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की लायबिलिटी निकाल देगी। तो हमारी एडवाइस ये है कि यदि आज आपने इसकी डिक्लेरेशन फाइल कर दी है एम्प्लॉयर के पास तो इसको बाद में चेंज ना करें, बिकॉज यदि एक बार आपका फॉर्म 16 जनरेट होगा तो उसी के बेसिस पे आप रिटर्न फाइल करेंगे, और यदि उसमें और आपके रिटर्न में डेविएशन है तो उस केस में आपके पास नोटिस आ सकता है, और यदि आपका रिफंड का केस है तो फिर वो डिले हो सकता है। नोटिस का रिप्लाई हो सकता है आप दो, बट कई बार ऐसा होता है कि उसका रेजोल्यूशन ना हो पाए, तो इट में क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू। तो एज अ टैक्स स्टैंड मेंबर हमारी एडवाइस ये है कि आप इसको बाद में चेंज ना करें। नंबर 10, न्यू टैक्स रिजीम क्या ऑप्शनल है, और यदि ऑप्शनल है तो क्या ये कंडीशनल है या विदाउट एनी कंडीशन है? मैं ये बताना चाहूँगा ये सबसे रिस्की पार्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत ही आसानी से बोल दिया कि आप न्यू टैक्स रिजीम ले लीजिए एंड आपको लोअर टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, बट जब आप सेक्शन को पढ़ेंगे तो सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम तो चुन लीजिए, हम दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? जैसे आप ITR ड्यू डेट से पहले फाइल करिए, नहीं फाइल करेंगे तो आपको न्यू टैक्स स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, और यदि आपने गलती से चुन भी लिया तो ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स चार्ज किया जाएगा और आपसे डिमांड नोटिस जारी करके वो पैसा वसूला जाएगा। चाहे आप फिर ये जरूर कह दीजिए हमने तो इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था, ये सोच के कि हम तो न्यू ऑप्ट कर लेंगे, बट आपने गलती क्या कर दी, आपने रिटर्न टाइम से नहीं फाइल किया, जिसकी वजह से आपको न्यू टैक्स स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कंडीशंस क्या हो सकती हैं? आपको लॉसेस नहीं अलाउड होंगे, एग्जम्पशन नहीं मिलेंगी, डिडक्शन नहीं मिलेंगी, तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आपको डिसीजन लेना है।
अब 11 नंबर, यदि हमने ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो क्या अब हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं? मेरी एडवाइस है कि बिल्कुल नहीं कर सकते until the expiry of the lock-in period, because न्यू टैक्स स्लैब आ जाने से ओल्ड टैक्स स्लैब खत्म तो नहीं हो गया, और जो ओल्ड टैक्स स्लैब की कंडीशंस थी कि इस पर्टिकुलर लॉकिंग पीरियड तक वो इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है, अदरवाइज जिस दिन आप विड्रॉ करेंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इन योर हैंड्स। देयरफॉर आज भी ये चीज़ लागू होगी, तो जितने के भी आप इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे तो उतना अमाउंट आपके हैंड में टैक्सेबल कर दिया जाएगा इफ़ यू विड्रॉ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लॉकिंग पीरियड। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, क्या जो स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है ओल्ड टैक्स स्लैब से न्यू टैक्स स्लैब में, ये हमें अवेलेबल है, और यदि अवेलेबल है तो हम कितनी बार स्विच कर सकते हैं? देखिए, यदि आप सैलरीड पर्सन है तो ये आपके लिए अलाउड है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यू कैन स्विच एवरी ईयर बेस्ड ऑन योर डिस्क्रिप्शन। आज आपकी इनकम ज़्यादा है, आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो, आप क्या चुनोगे? न्यू टैक्स स्लैब। आज आपकी इनकम ज़्यादा है और आप लिक्विडिटी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और यदि ज़्यादा ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेनिफिशियल आपके पास ओल्ड टैक्स स्लैब होगा। तो हर बार आप इसको बेस्ड ऑन योर डिसीजन कि हमें बेनिफिट किस रिजीम से मिल रहा है तो आप वो ऑप्ट कर लोगे। बट यदि आप बिजनेस क्लास में हैं तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। उसमें क्या है, यदि आप एक बार न्यू टैक्स स्लैब ऑप्ट कर लेते हैं तो आप ओल्ड टैक्स स्लैब में एक बार वापस आ सकते हैं, बट यदि आप चाहें तो दोबारा न्यू टैक्स स्लैब में नहीं जा सकते हैं। तो ये यहाँ पॉइंट आउट करने वाली बात है, जिसको कि बहुत लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एक बार हम न्यू में चले गए तो ओल्ड में नहीं जा पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने न्यू में गए तो एक बार तो आप ओल्ड में वापस आ सकते हो स्विच करके, बट दोबारा से न्यू में नहीं जा सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। एंड लास्ट वी मूव ऑन टू द समरी पार्ट। तो पहली बात हमने यहाँ क्या सीखी कि हमारा जो न्यू टैक्स रिजीम है ये वही लोग चुने जिनकी सैलरी या तो कम है और वो या तो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको न्यू टैक्स स्लैब में बेनिफिट मिलने वाला है। बट ओल्ड टैक्स स्लैब में बेनिफिट किनको मिलेगा? जिनकी सैलरी हाई है और वो हाई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। फिर न्यू टैक्स स्लैब बड़ा ही सिंपल, क्लीन एंड क्लियर है, बिकॉज हमें पेपर वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें आप फर्जी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये फ्रॉड के चांसेस भी कम होंगे कि बहुत से लोग गलत एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर लेते थे ज़बरदस्ती की और अपनी इनकम कम करके टैक्स चोरी करते थे। तो वो भी अब न्यू टैक्स स्लैब में पॉसिबल नहीं होने वाला यदि कोई पर्सन न्यू टैक्स स्लैब ऑप्ट कर रहा है। जो भी पर्सन या एम्प्लॉयज़ जिनकी हायर साइड पे सैलरी है और वो पेपर वर्क नहीं चाहते हैं कि हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट लाएं, LIC का डॉक्यूमेंट लाएं, मेडिक्लेम की रसीद लाएं, एजुकेशन ट्यूशन फीस रिसीट लाएं, तो ऐसी तमाम चीज़ों से बचने के लिए, और वो ये भी नहीं चाहते कि मैं 80C में NPS में इन्वेस्ट करूं या LIC में इन्वेस्ट करूं, ये उनके लिए अनवांटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो नहीं चाहते कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, वो चाहते हैं मैं प्रॉपर्टी में पैसा लगाऊँ। तो यदि वो नहीं चाहते हैं तो वो न्यू टैक्स स्लैब चुन के कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करें, और उनके लिए बेनिफिशियल क्या है, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट चाहते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उन इन्वेस्टमेंट को करें, बट उनको थोड़े से टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। एंड इस वीडियो को अपने ही तक सीमित मत रखिएगा, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, उन तक भी ये शेयर करिएगा, ताकि आपने तो अपने सवालों के जवाब पा लिए हैं बट वो भी अपने सवालों के जवाब पा सकें एंड वो डिसीजन ले सकें कि उनको ओल्ड टैक्स स्लैब चुनना है या न्यू टैक्स स्लैब। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।